शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, आज का जो हमारा विषय है, मैं आपको काव्य शास्त्र करवा रही हूँ और काव्य शास्त्र के बारे में हमने चर्चा की थी। इससे पहले ऑडियो वीडियो के माध्यम से हम बातें कर चुके हैं कि काव्य शास्त्र किसे कहते हैं, यानी कि काव्य किसे कहते हैं। उसके बारे में मैंने बताया था कि पहले जो काव्य शब्द था बहुत उसका जो क्षेत्र था बहुत विस्तृत था, लेकिन वर्तमान समय में संकीर्ण होता जा रहा है। और संकीर्ण किस लिए होता जा रहा है? क्योंकि आज काव्य शब्द के अंतर्गत केवल हिंदी का जो पद्य भाग है, हिंदी साहित्य का केवल पद्य भाग है, जो कविता भाग है, केवल उसको काव्य के नाम से पुकारने लगे हैं, बुलाने लगे हैं। जबकि जो पहले प्राचीन काल में जो शब्द यूज किया जाता था, काव्य साहित्य शब्द के पर्यायवाची शब्द के रूप में उसका प्रयोग किया जाता था। फिर हम बात करें कि काव्य कहते किसे हैं, इसके बारे में बहुत से विद्वानों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने ढंग से परिभाषाएं दी है। किसी ने इसको जीवन की आलोचना कहा है, तो पाश्चात्य साहित्य शास्त्रियों ने तो इसको जीवन की आलोचना कहा, जिसमें मैथ्यू आर्नल्ड जी का नाम लिया जाता है। तो संस्कृत भाषा के आचार्यों ने कहा है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, इस प्रकार के रमणीय अर्थ प्रतिपादक, जो इस प्रकार की परिभाषाएं उनके द्वारा दी गई है कि जो रमणीय अर्थ होंगे उसी को, आकर्षक जो शब्द वाले अर्थ होंगे उन्हीं को काव्य कहा जाता है। दूसरी तरफ देखें, बाम्हे जैसे जो संस्कृत भाषा के आचार्य थे, जो छठी शताब्दी के आचार्य थे, उन्होंने शब्दार्थों सहित तो काव्यम जैसी परिभाषाएं देकर काव्य शब्द को परिभाषित करने का प्रयास किया है। इस आज का जो हमारा विषय रहेगा, क्योंकि ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो एक जस्ट में रिवीजन के टाइप पढ़ रहे थे कि हम पढ़ क्या रहे हैं काव्य के बारे में। काव्य साहित्य शब्द का पर्यायवाची है। साहित्य का क्षेत्र जो बहुत विस्तृत है, उसके अंदर आपके उपन्यास, निबंध, कहानी, कविता सब आते हैं। लेकिन प्राचीन काल में जो साहित्य का पर्यायवाची शब्द था, वर्तमान काल में काव्य केवल कविताओं के लिए ही प्रयोग होने लगा है। फिर काव्य की जो विभिन्न परिभाषाएं, चाहे वो संस्कृत के आचार्य रहे हों, चाहे वो आपके पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री रहे, किसी ने कहा है कि लेखन शैली को बहुत अधिक स्थान देते हुए कहा कि उत्तम शब्दों का उत्तम क्रम के अनुसार लिखना ही क्या है, काव्य है। तो इस प्रकार से किसी ने शैली पक्ष को ज्यादा महत्व दिया, किसी ने भाव पक्ष को ज्यादा महत्व दिया है। इसी प्रकार जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने कहा है कि जब व्यक्ति का मन, जो हृदय है, वो भाव से भर जाता है और उस समय जो कवि की वाणी शब्द विधान करती है, जो उस समय उसके मन में जो शब्द आते हैं और जो उस समय वो शब्द लिखता है, उसी को कविता कहा जाता है। कि वाक्य जिस प्रकार से हृदय की मुक्त अवस्था होती है, आत्मा की मुक्त अवस्था होती है, उसी प्रकार से हृदय की मुक्त अवस्था भी होती है, उसे रस दशा कहा जाता है। और उस समय जो व्यक्ति की वाणी शब्द विधान करती है, यानी कि जो शब्द वो लिखता है, उसे कविता कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आज का जो हमारा विषय है, जो हमने काव्य अब तक पढ़ा है, उस काव्य के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो काव्य के प्रमुख तत्वों के बारे में चर्चा करने से पहले हम चर्चा करेंगे इस बात की कि देखो, तत्व तो सारे ही, क्योंकि संसार में जितनी चीजें हैं, जितने भी जीव हैं, उन सब ने अपने अपने तरीके से, सभी आचार्यों ने अपने अपने ढंग से, किसी ने कल्पना तत्व को महत्व दिया है, किसी ने भाव तत्व को महत्व दिया है, किसी ने अन्य प्रकार के जो तत्व हैं उनको महत्व दिया, यानी कि किसी ने कला पक्ष को महत्व दिया, किसी ने भाव पक्ष को, किसी ने बुद्धि तत्व को महत्व दिया है। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से उनको महत्व दिया है। जैसे अगर बुद्धि तत्व की बात करें, क्योंकि जिसने मैथ्यू आर्नल्ड, जो पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने परिभाषा ही क्या दी थी काव्य की, कि जो जीवन की आलोचना कहा जाता है काव्य का। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने बुद्धि तत्व को, क्योंकि आलोचना कौन करेगा, बुद्धि से की जाएगी ना किसी की भी आलोचना, तो उन्होंने काव्य के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है उसको बुद्धि तत्व कहा है। लेकिन उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण तत्व काव्य के लिए किसको माना, बुद्धि तत्व को माना है। इसी प्रकार से यदि हम देखें, जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं, उन्होंने कल्पना तत्व को सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है। कौन? सुमित्रानंदन पंत जी। उन्होंने वैसे भी कविता के जो परिभाषा दी थी वो भी बहुत ही सरल और सहज दी थी कि जीवन का जो परिपूर्ण है उसे ही हम काव्य कहते हैं। क्या कहा था उन्होंने कि कविता जो होती है हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी होती है, कि जब हम पूरी तरह से अपने आप को संपूर्ण अनुभव करते हैं, उस समय जो हम शब्द लिखते हैं उसे ही कविता कहा था। और उन्होंने क्या कहा
संपूर्ण कब होंगे? जब हम अपनी ही धुन में बैठे होंगे। और अपनी धुन में कब होंगे? जब हम कल्पना कर रहे होंगे। तो विक्रमानंद पंत जी ने किस तत्व को महत्व दिया है? कल्पना तत्व को अधिक महत्व दिया है। इसके अलावा जो कोलरिज रहे हैं पाश्चात्य, उन्होंने अपने जीवन के अंदर कोलरिज ने दिया है शैली तत्व को अधिक महत्व दिया है। किस तत्व को अधिक महत्व दिया है? शैली तत्व को अधिक महत्व दिया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तत्वों का अधिक महत्वपूर्ण रोल माना है। अब हम एक एक करके बुद्धि तत्व, भाव तत्व, कल्पना तत्व और शैली तत्व, इन चारों की चर्चा करेंगे कि इनका क्या क्या जो मुख्य रोल है काव्य के अंदर वो क्या क्या है। किसी ने कहा कि जो कल्पना है, जो कविता लिखने के लिए, जो काव्य के लिए आवश्यक है, वो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा तत्व है? बुद्धि तत्व है। किसी का मानना है, सबकी अपनी अपनी राय है। वैसे भी मैथ्यू आर्नल्ड जी ने किस तत्व को माना है? बुद्धि तत्व को माना है। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले बात कहां से, कल्पना और कविता लिखनी कहां से शुरू होगी? भाव से। यानी कि सबसे पहले कौन से तत्व की बात करेंगे? भाव तत्व के बारे में बात करेंगे कि जब व्यक्ति का जो हृदय है किसी भी दृश्य को देखकर, किसी भी परिस्थिति को देखकर, किसी भी आप कह सकते परिस्थितियों को देखकर या किसी भी वस्तु को देखकर उसके मन में जो हृदय है भाव से भर जाता है, जो उसको एक अलग प्रकार की जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति को यदि वो शब्दों के माध्यम से लिखना शुरू करता है, यानी कि सबसे अधिक जो महत्व है वो भाव का होता है। क्योंकि जो कवि होते हैं वो अधिक अनुभूति प्रकट करते हैं किसी भी विषय को लेकर, यानी कि वो ज्यादा अनुभूति के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। जो सुख है, दुख है, भाव है, संप्रेषण है, जो संवेदनात्मक शक्ति है वो कवियों के अंदर कहीं ना कहीं अधिक होती है। यानी कि जो भाव तत्व का संबंध होता है वो सीधा संवेदनाओं के साथ होता है, कि संवेदनाओं के ऊपर उनका ज्यादा बल दिया जाता है। इसमें जो संपूर्ण साहित्य है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, गद्य का हो या पद्य का हो, संपूर्ण साहित्य में ही भाव का अधिक महत्व होता है। क्योंकि भाव की अनुभूति ही कविता के माध्यम से लिखी जाती है। जैसा कवि ने अनुभव किया, जिस भी दृश्य को देखकर, जिस भी परिस्थिति को देखकर, जिस भी क्रिया को देखकर, जिस भी व्यक्ति को देखकर जो उसके मन में आया और जिस प्रकार की भी उसकी अनुभूति हुई, सुख हो, दुख हो, हास्य हो, कोई भी भाव हो सकता है, उन सबको अपने शब्दों के माध्यम से उकेर दिया। यानी कि कहीं ना कहीं जो भाव होता है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। दूसरा काम यदि हम बात करें, कल्पना की बात करें कि कल्पना क्या होती है? कल्पना वो होती है जो कवि को देखकर, क्योंकि पहले हम एक ऑडियो के बारे में, ऑडियो में इन सभी तत्वों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज तो मेरा मन में हुआ कि इस चीज को हम थोड़ा सा और डिस्क्राइब करें। तो जो कल्पना है वो क्या है कि जैसे कवि ने कुछ भी देखा और कवि ने कुछ भी देखने के पश्चात जिस भी चीज को उसने देखा लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं देखा, अपनी भाव की दुनिया में, अपनी इमेजिनेशन से, अपनी कल्पना के माध्यम से उस विषय के बारे में एक अलग सी सृष्टि बना दी। यानी कि कल्पना वो तत्व है जो ब्रह्मा की सृष्टि से अलग सृष्टि की रचना भी कर सकती है। हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी विचार कर सकते हैं। मैंने परसों भी आपको एक ऑडियो के माध्यम से यही बात समझाने का प्रयास किया था। आप किसी भी चीज को, आप आकाश को धरती समझ सकते हैं, धरती को आकाश की जगह ले जा सकते हैं। किसमें? कल्पना के अंदर। यानी कि कल्पना में जो आपको नहीं दिखाई दे रहा, आप उसको भी अपने भाव के अंदर कल्पित करके उसका चित्र अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं, उसको मूर्त रूप प्रदान कर सकते हैं। ये काम होता है कल्पना का। और बिना कल्पना किए काव्य के अंदर रसात्मकता नहीं आ सकती। इसीलिए जो कल्पना तत्व है ये भी काव्य का एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। तीसरा जो तत्व है वो है बुद्धि तत्व। यानी कि बुद्धि तत्व वो होता है, बुद्धि का होना जरूरी है, क्योंकि यदि उसके अंदर विचार नहीं होंगे, कोई भाव नहीं, विचार भाव तो यहाँ पर हो गए कि भाव तो है महत्वपूर्ण, उसके साथ विचार तो होना भी बहुत जरूरी है। यानी कि बुद्धि वो चीज है, बुद्धि कल्पना को कंट्रोल करेगी और भाव को कंट्रोल करेगी, जो अपने नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देगी। वो बताएगी कि आप इस तरह की बातें नहीं सोच सकते। देखिए बुद्धि तत्व का काव्य के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो किसी भी चीज को अपने अक्षेत्र से बाहर जाने पर रोकती है, वो
वो काम होता है बुद्धि तत्व का, जिसका जो प्रबल जो पक्ष रखते हैं मैथ्यू आर्नल्ड जी रखते हैं, पाश्चात्य जो शिक्षा शास्त्री हैं। उन्होंने कहा है कि बुद्धि तत्व का होना भी अति आवश्यक है। अगर काव्य लिखा और उसे किसी को शिक्षा ही ना मिले, केवल कल्पित ही बातें हो, केवल कल्पना ही कल्पना हो, जिससे समाज का कोई भला ही ना हो, उसको हम काव्य का नाम नहीं दे सकते। इसीलिए बुद्धि तत्व का होना अति आवश्यक है। इसके बाद यदि हम बात करें आपकी शैली तत्व की, शैली तत्व क्या है? इन सारी चीजों को जो आपके बुद्धि तत्व है, भाव तत्व है, कल्पना तत्व है, ये तीनों जो तत्व है ये है आपके अनुभूति पक्ष। ठीक है, जो आपने अनुभव किया अपने मन में, लेकिन अभिव्यक्ति पक्ष क्या? ये अभिव्यक्ति पक्ष है, यानी कि इसके माध्यम से जो आपने सोचा है, जो आपने अनुभव किया है, जो आपने कल्पनाएं की है, इन सारी चीजों को एक स्पष्ट मूर्त रूप देने का जो काम करता है वो शैली तत्व होता है। शैली का अपना एक महत्व होता है। जब भी हम किसी, यानी कि शैली क्या है? शरीर का काम करती है। यदि हम इसको आत्मा का नाम दे तो इसको हम किसका नाम दे सकते हैं? शरीर का नाम दे सकते हैं। यानी कि कविता के ये भाव पक्ष है, यदि हम ये चीजें सोचने में बितेंगी तो इनको शब्दों का जो रूप देगा वो शैली तत्व देगा। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? अभिव्यक्ति जो पक्ष होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसको हम शरीर का नाम भी दे सकते हैं, जबकि हम इसको आत्मा का नाम भी दे सकते हैं। यानी कि ये किसी भी समूह को आकार देने का काम करता है, ये कविता को आकार देने का काम करता है, जबकि ये उसके भावात्मक पक्ष होते हैं। इस प्रकार से मुझे लगता है कि आपको ये बात जरूर समझ में आ गई होगी कि जो काव्य है उसके कितने तत्व होते हैं। वैसे तो तत्व बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं वो कितने माने गए हैं? अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार के तत्व माने हैं, जिसमें अलग अलग विद्वान की अलग अलग राय है। बुद्धि तत्व है जो मैथ्यू आर्नल्ड जी सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं बुद्धि तत्व को। बात की जाए भाव तत्व की तो वर्ड्सवर्थ जी कौन है इसके समर्थक? वर्ड्सवर्थ पाश्चात्य लेखक कवि ही ये पोइट है पाश्चात्य। तो इनका मानना है कि भाव तत्व सबसे महत्वपूर्ण है। मैथ्यू आर्नल्ड का मानना है, मैथ्यू आर्नल्ड के अनुसार बुद्धि तत्व को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। और जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं, सुमित्रानंदन पंत जी का मानना है कि कल्पना तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और कॉलेज का मानना है कि शैली तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि जब तक कविता का स्वरूप, आकार, प्रकार सही ढंग से नहीं होगा, यानी कि उसका अभिव्यक्ति पक्ष आपके मन में विचार तो बहुत सारे आए, लेकिन आप उनको एक प्रॉपर रूप नहीं दे पाए, एक सही तरीके से आप लिख नहीं पाए, तो शैली का भी अपना एक महत्व होता है। जो किसने माना है? कॉलेज ने शैली तत्व को अधिक महत्वपूर्ण माना है। इसी प्रकार से भाव अपनी जगह, क्योंकि जब तक मनुष्य के अंदर भाव ही नहीं होंगे, यानी कि जो शैली होता है ना, ये कह लो एक आम आदमी और कवि के अंदर अंतर स्पष्ट करने वाला तत्व है। कवि के अंदर इन दोनों में अंतर स्पष्ट करने वाला, इन दोनों के अंदर अंतर स्पष्ट करने वाला तत्व है। अंतर स्पष्ट करने वाला तत्व है। कैसे अंतर स्पष्ट? आपके मन में कोई भाव आए, विचार आए, आप लिखोगे उसको बिल्कुल सरल भाषा में, मैं लिखूंगी मैं सरल भाषा में, लेकिन जो कवि लोग होंगे उनके लिखने का तरीका बहुत अच्छा होगा। यानी कि जो शैली तत्व होता है यही एक आम व्यक्ति और एक कवि के अंदर के अंतर को स्पष्ट करता है। किस तरह के शब्द प्रयोग करने चाहिए, किस छंद का प्रयोग करना चाहिए, ये सारी बातें आप किस तत्व में आएंगे? शैली तत्व में। आशा करती हूँ कि आपको ये बातें जरूर समझ में आ गई होगी। क्योंकि जो भाव तत्व सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना गया, पहला तत्व क्यों माना गया? क्योंकि सबसे पहले किसी भी विषय को लेकर मन में भाव उठते हैं। भाव किस व्यक्ति में ज्यादा उठेंगे? जो ज्यादा संवेदनशील होगा। जो कवि लेखक लोग होते हैं वो अधिक संवेदनशील होते हैं, वो सुख दुख हास्य करुण इन सभी रसों से ज्यादा सबसे पहले प्रभावित होते हैं। और जब उन भावों की जो संख्या है वो हृदय में बहुत अधिक हो जाती है, उसी समय वो कुछ न कुछ रचना रचते हैं। यानी कि उसी समय कोई न कोई रचना उनके दिमाग में आती है, उनके मन में आती है, और फिर उसको वो शब्दों के माध्यम से कागज पर उकेर देते हैं। कि सबसे पहला जो तत्व होगा वो क्या होगा? भाव पक्ष। फिर इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? जो चीजें उसने देख ली, उसके मन में विचार आए, फिर वो आगे इमेजिनेशन करेगा उसी चीज को। मान लो कोई खेलता हो बच्चा, उन्होंने देख लिया, उसी बच्चे के ऊपर आधारित कल्पनाएं बहुत सारे लिख लेते हैं कवि। दंतुरित मुस्कान है तेरी, दंतुरित मुस्कान
का नागार्जुन ने कविता लिखी है। उसने केवल एक बच्चा देखा था, दरवाजे पर बैठा हुआ खेल रहा था। उसके बाद उसने अपने आप इमेजिनेशन कर दी थी कि जब वो यहाँ पर नहीं था कि किस प्रकार से अपने माँ के हाथों से भोजन खाया करता होगा। तो जो ये करता था या करता होगा, इस प्रकार की जो बातें हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हें ऐसे कहती होगी, तुम ऐसे सुंदर लगते होगे, जो ये वाली इमेजिनेशन, ये जो सोचने की जो ताकत होती है, इसको कहते हैं कल्पना तत्व, जिसके समर्थक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। और जब वो भाव तो कुछ भी आ जाए, मैं कुछ भी बन सकती हूँ, मैं मन ही मन में सोचूं कि मैं आकाश की परी बन जाऊं, ये हो जाऊं, वो हो जाऊं, तुम भी सोच रहे हो कि मैं ये कर लूं, वो कर लूं। तो ये भाव होते हैं। किसी चीज को हम टीवी के अंदर कुछ भी देख रहे हैं, उसी के जैसा बनने का अगर हम प्रयास करें तो भाव हो गए, इमेजिनेशन के माध्यम से हम सोचने लगते हैं। फिर कहते हैं बुद्धि। तीसरा जो तत्व बोलेगा, बुद्धि बोलेगा, वो कहेगा कंट्रोल योर सेल्फ, नीचे आ जाओ, रियलिटी में आओ, इतना नहीं उड़ सकते आप। तो बुद्धि वो है जो विचारों को, जो कल्पना को नियंत्रण में लाने का काम करती है। और जब तक बुद्धि तत्व का मिश्रण कविता के अंदर नहीं होगा, तब तक वो कविता समाज के लिए लाभदायक या उपदेशकारी नहीं